हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था oogenesis के बारे में कि oogenesis कैसे होता है, कैसे ह्यूमन फीमेल्स के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है और ओवम रिलीज होता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो oogenesis के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं ताकि प्रॉपरली oogenesis हो सके और ओवम का फॉर्मेशन हो सके। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं द मोस्ट फेमस साइकिल occurs in the human female body that is known as menstrual cycle which is a symbol of ovulation। जो हमें एक बताती है, एक सिंबल है, एक साइन है जो ये बताती है कि अब इसके अंदर जो है वो ओवुलेशन स्टार्ट हो चुका है, यानी ओवरी बिकम्स फंक्शनल। ओवरी जो है वो फंक्शनल हो गई है। तो बिफोर द कमिंग टीन एज आने से पहले ही जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं, जो गर्ल चाइल्ड होती है, उनके अंदर फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है जिसको मेनार्च कहते हैं। मेनार्च, और ये लिमिटेड टाइम के लिए होती है। ह्यूमन फीमेल्स की लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है एट द टाइम ऑफ 45 इयर्स, 40 to 45 इयर्स वी कैन से दैट, कि जब वो अपनी फर्टिलिटी को खो देती हैं, उनके अंदर फर्टिलिटी खत्म हो जाती है क्योंकि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। तो दैट टाइम एट व्हिच द ह्यूमन फीमेल स्टॉप्स इट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज नोन एज मेनोपॉज। तो ह्यूमन फीमेल के अंदर जो है वो ये चीज पाई जाती है, जबकि मेल में ऐसी कोई जो है वो चीज नहीं होती है जिससे उनकी फर्टिलिटी लूज हो जाए। कोई भी मेल जो है, ह्यूमन मेल, वो अपने पूरे लाइफ स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकता है। ये बात अलग है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्पर्म की जो वाइबिलिटी होती है वो घटती जाती है, यानी स्पर्म की जो क्वालिटी है वो खत्म होती जाती है। ये बात अलग है। उसकी मोबाइलिटी कम हो जाती है, उसके अंदर जो है वो एक्सेलरेशन पावर होती है वो खत्म हो जाती है, यानी किसी भी ओवम को पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी वो ओवम का फॉर्मेशन स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान होती है, और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग जितने भी फेज में बांटते हैं उन सारे फेजेस की बात करेंगे। हम लोग ये भी बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे हमें इंडिकेट करती है कि अब ओवुलेशन का टाइम स्टार्ट हो चुका है और क्या क्या होता है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। तो इन सारी चीजों को हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हम लोग हेडिंग लगाएं, मेंस्ट्रुअल cycle, that is also known as period, that is also called in short form MC, menstrual cycle, that is shortly known as MC। तो ये एक्चुअल में होता क्या चीज है? तो देखो, रिप्रोडक्टिव साइकिल इसको हम लोग कहते हैं, और कोई भी फीमेल जो है जब वो रिप्रोडक्टिवली अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है, यानी प्यूबर्टी अटेन हो जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो फंक्शनल हो जाते हैं, तो सबसे पहला जो सिंबल मिलता है वो यही मिलता है कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने का मतलब हो गया कि अब वो फीमेल जो है वो स्पर्म को रिसीव करने के लिए प्रिपेयर है, वो कंसीव कर सकती है, ओवम उसके अंदर फॉर्म हो रहा है और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ये सारी चीजें मेंस्ट्रुअल साइकिल ही इंडिकेट करती है। सो द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल in female, the reproductive cycle in female primates is called menstrual cycle। menstrual cycle
जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है फीमेल के अंदर, प्राइमेट्स के अंदर, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है। कुछ एनिमल्स भी होते हैं जिसमें इसी के एक सबऑर्डिनेट साइकिल होती है जिसको ओएस्टर साइकिल कहते हैं। फीमेल्स जो एनिमल्स की फीमेल्स है, जैसे गाय में होती है, भैंस में होता है, तो इन सब के अंदर जो है वो ओएस्टर साइकिल होती है और ये साइकिल उनको इंडिकेट कराती है कि दे आर रेडी टू रिसीव द स्पर्म, और इसी को हम लोग हीट पीरियड भी कहते हैं। तो जो जानवरों के अंदर होगा वो ओएस्टर साइकिल होता है। इस बात की सूचना वो जानवर जो है वो आवाज लगा करके देते हैं, वो तेज तेज आवाज निकालते हैं, और आवाज लगाने के साथ साथ हम लोग इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि ये उनका हीट पीरियड है। और आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे टाइम में मैनुअल प्रोसेस से या आईवीएफ टेक्नोलॉजी से उनको इंसेमिनेट कराया जाता है। जितने भी लोग गाय भैंस पालते हैं उन लोगों को ये पता होगा कि ऐसे पीरियड में जो है वो या तो आईवीएफ के थ्रू बायो पे जा करके वहां से डॉक्टर्स को बुलाया जाता है और उनको इंसेमिनेट कराया जाता है, या फिर मैनुअल प्रोसेस के थ्रू इंसेमिनेट कराया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एनिमल्स के अंदर भी इस तरह की एक साइकिल होती है जिसको हम लोग ओएस्टर साइकिल कहते हैं। लेकिन जो प्राइमेट्स हैं उनके फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो ये होता कैसे? इट स्टार्ट्स एट पुबर्टी, इट स्टार्ट्स एट puberty and called menarche। ये पुबर्टी से स्टार्ट होता है। जब भी कोई ह्यूमन फीमेल्स जो है वो प्यूबर्टी अटेन कर लेती है तो उस समय में सबसे पहला जो इवेंट्स होता है वो यही उसके साइकिल से स्टार्ट होती है, और इस स्टार्टिंग टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? मेनॉर्च कहते हैं। अब देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग कई सारे फेज में डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से फेज होंगे? फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो जान लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है। एक्चुअल में जो यूट्रस होता है, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो ह्यूमन फीमेल का यूट्रस होता है या जिसको हम लोग वुम्ब कहते हैं, इस तरह से ऐसे होता है। इसमें बहुत सारी फॉलिकल्स जो हैं वो लगी होती हैं। कब? चाइल्ड, जो बेबी चाइल्ड है उसके बर्थ के टाइम से ही। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी के समय में इनमें से कोई एक फॉलिकल्स जो होती है वो मैच्योर हो जाती है, और जब ये मैच्योर हो जाती है तो ऐसे में ये क्या होती है? ब्रस्ट हो जाती है। इनके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। जब एक फॉलिकल्स टूटती है, जब एक फॉलिकल्स जो है वो टूटेगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? फॉलिकल्स जब टूटती है तो इसके अंदर की जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनसे ब्लड जो है वो निकल करके बाहर आने लगता है। किसके रास्ते? वैजिनल ओरिफिस के थ्रू जो है वो ब्लड जो है वो बाहर आएगा। और इसके साथ साथ कुछ डैमेज्ड टिश्यूज वगैरह भी होते हैं जो इनके फॉलिकल्स के ब्रस्ट होने की वजह से टूट जाते हैं, तो वो भी जो है वो इस ब्लड के थ्रू बाहर आ जाता है। और इसी ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं? मेंसेस कहते हैं, और इसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ह्यूमन फीमेल में, हर फीमेल के अंदर ये साइकिल जो है वो 28 डेज में रिपीट करती है। हर 28 डेज के बाद इसका रिपीटेशन होता है, और इसके रेगुलेशन का जो प्रोसेस होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन। यानी हार्मोनल प्रोसेस जो है, जो हार्मोन्स हैं वो सारे हार्मोन्स उसको कंट्रोल करते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ ओवुलेशन, क्योंकि जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है ठीक उसके 14th डे जो है वो एक मैच्योर ओवम रिलीज होता है ओवरी के द्वारा। ओवरी के द्वारा एक मैच्योर ओवम जो होता है वो रिलीज होता है। तो इससे ये क्लियर हो सकता है कि जिस डे में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है ठीक 14th डे जो है वो सेक्सुअल कोइटस इंपॉर्टेंट होगा, ताकि ह्यूमन मेल जो है वो अपने स्पर्म को इंट्रोड्यूस कर सके फीमेल्स की बॉडी में, और जिसके थ्रू ये स्पर्म जो है वो उस ओवम को फ्यूज कर सके और फीमेल कंसीव कर सके, प्रेग्नेंट हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज द साइन ऑफ ओवुलेशन। ये ओवुलेशन का क्या होता है? साइन होता है। तो कैसे कैसे होता है ये सारी चीजें हम लोग इसके 4 फेजेस में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला फेज जो है, जो सबसे पहला फेज है वो है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज
मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, देखो फर्स्ट टू 5 डेज, ये फर्स्ट टू 5 डेज जो होता है ये मेंस्ट्रुअल फेज होता है, यही मेंस्ट्रुएशन डेज कहलाते हैं। बहुत से लोगों में 3 डेज होता है, बहुत से लोगों में 5 डेज होता है, अलग अलग प्रकार के लोगों में इसकी टाइम जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो ये इवेंट्स जो है वो यूट्रस में होगा। फर्स्ट डे में फॉलिकल्स जो होंगे वो ब्लास्ट करेंगे, टूटेंगे और उनमें से ब्लड जो है जो मेंसेस है वो वैजिनल ओरिफाइस से बाहर आता है। ये 1 से 5 डेज 3 to 5 डेज में लास्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। 7th डे से मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7th डे से फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है, जहां पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि कैसे फॉलिकल्स डेवलप होती हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स जो होती हैं वो लेयर बनाती जाती हैं। और ठीक 14th डे जो है, ये 14th डे में जाके क्या होता है, ओवम जो है वो रिलीज होता है। यहाँ पे ये ओवम जो है वो ग्रेवियन फॉलिकल से क्या होता है, रिलीज हो जाता है। ग्रेवियन फॉलिकल रैप्चर्ड हो जाती है, वहां से ओवम निकल जाता है। फिर अगला जो फेज होता है, इस समय में अगर मान लो कि स्पॉन्स बीटिंग होती है यानी फर्टिलाइजेशन होती है तब तो बात खत्म, लेकिन अगर नहीं होती है तो फिर स्टार्ट होता है क्या, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि यूट्राइन वॉल्स जो होती हैं पुनः स्वेल अप करती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जो फॉलिकल्स हैं वो फिर मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। यह प्रोसेस जो है वो 28 डेज तक चलता है और 29 डेज में पुनः वो एक मैच्योर फॉलिकल्स जो होगा वो ब्लास्ट होगा और फिर मेंसेस जो होंगे वो बाहर आने लगेंगे, यानी कि इससे अगली महीने की साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है ऑल दोस इवेंट्स व्हिच टेक्स प्लेस विद इन फर्स्ट टू 5 डेज, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन फेज। तो मेंस्ट्रुएशन फेज क्या होता है, ध्यान से देखें इसको कि इन 28 डेज menstrual cycle, हम menstrual cycle को शॉर्टकट में लिख रहे हैं। In 28 days menstrual cycle, the menses takes place. The menses takes place. Menses takes place on every 3 to 5 days, 3 से 5 दिनों तक में प्रतिदिन जो है वो मेंसेस का फ्लो होता है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज क्या है कि द प्रोडक्शन ऑफ LH, ध्यान देना यहाँ पे, LH जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, तो द प्रोडक्शन ऑफ LH, प्रोडक्शन ऑफ LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, anterior lobe of pituitary is reduced. क्या चीज होगा कि जो LH का प्रोडक्शन होता है, ये LH का प्रोडक्शन कहां से होता है, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से, और ये प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो विड्रॉवल ऑफ दिस हार्मोन causes degeneration of corpus luteum. Withdrawal of this hormone causes the degeneration of corpus ल्यूटियम। इस हार्मोन्स के विड्रॉ होने से क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम का डिजनरेशन हो जाता है। Therefore progesterone produced
is raised। इस तरह से प्रोजेस्टेरॉन का जो प्रोडक्शन होता है, तो उसको प्रोड्यूस नहीं, प्रोडक्शन कर लेते हैं, प्रोडक्शन इज रेज्ड। प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है। ध्यान रहे इस बात का कि जब LH जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो प्रोजेस्टेरॉन का जो प्रोडक्शन होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अभी अगला पॉइंट क्या होगा कि एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। जो एंडोमेट्रियम होगा यूट्रस का वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। तो अब जब एंडोमेट्रियम यूट्रस का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन जो होगी वो स्टार्ट हो जाती है एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। कितनी चीजें क्लियर हो गई। यहां पर जो होता है वो एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, ऑल्सो रिड्यूस्ड। एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन जो होगा ये भी रिड्यूस हो जाता है। तो इस फेज में जो एस्ट्रोजन होगा इसका लेवल कम हो जाएगा, LH का लेवल कम हो जाता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की वो प्रिपेयर होती है और वो ब्रेक हो जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम, सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम की सेल्स होती हैं इनसे सिक्रेशन शुरू हो जाता है। किसका, सिक्रेशन ऑफ ब्लड एंड secretions of blood and unfertilized ovum constitutes the menstrual flow or called menses, जिसको मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं या इसी को मेंसेस कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे पहला फेज जो है वो है मेंस्ट्रुअल फेज। ये 28 डेज में होता है, 3 to 5 डेज रहता है और इसमें जो LH का प्रोडक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है और इस हार्मोन से विड्रॉ हो जाने की वजह से कार्पस ल्यूटियम जो है वो डिजनरेट हो जाती है। अब प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है, एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की होगी वो ब्रेक हो जाएगी और जो एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। एंडोमेट्रियम की जो सेल्स होंगी वो ब्लड को सिक्रेट करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि इनके ब्रेकेज से जो ब्लड होते हैं उसके अंदर फिलअप वो ब्लड बाहर आने लगते हैं। इसके साथ साथ जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम होगा वो भी बाहर आ जाएगा और ये सब मिल करके क्या होते हैं, ये सब मिल करके जो है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो बनाते हैं, जो मेंसेस के रूप में बाहर निकलते हैं, उन्हीं को हम लोग मेंसेस भी कहते हैं। तो ये पहला फेज था जिसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा फेज क्या होता है, दूसरा फेज जो है वो फॉलिकुलर फेज है। तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं फॉलिकुलर फेज में क्या होता है। बिठा लें, बात करेंगे फॉलिकुलर फेज का। फॉलिकुलर फेज जो कि अगला फेज है, इस फॉलिकुलर फेज में क्या होता है। अगला फेज फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुअल फेज जो 3 से 5 डेज में फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है,
तो अगला स्टेज या अगला फेज जो शुरू होता है उसको हम लोग फॉलिकुलर फेज कहते हैं। तो फॉलिकुलर फेज क्या है? पहली चीज कि दिस फेज यूजुअली इंक्लूड्स साइकिल डेज 6 to 13। This phase usually includes cycle days 6 to 13। छठवें दिन से, यानी छठवें दिन से लेकर के और कितने दिन तक? 13वें दिन तक के समय को जो है वो फॉलिकुलर फेज कहा जाता है। और 14th डे तक भी कभी कभी ये हो जाता है। ऐसी कंडीशन में एफएसएच जो सीक्रेटेड होता है किसके द्वारा? पिट्यूटरी के द्वारा। तो एफएसएच जो होगा वो स्टिमुलेट करता है ओवेरियन फॉलिकल्स को। सबसे पहला इवेंट्स जो होगा वो क्या होगा कि एफएसएच stimulates the ovarian follicles। एफएसएच जो होगा वो ओवेरियन फॉलिकल्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। किस लिए? ओवेरियन फॉलिकल्स को किस लिए स्टिमुलेट करता है? ताकि ये एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करें। क्या करें? एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करें। टू सीक्रेट एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कर सके। तो एफएसएच स्टिमुलेट्स द ओवेरियन फॉलिकल टू सीक्रेट एस्ट्रोजन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है वो ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि एस्ट्रोजन का सिक्रेशन हो सके। तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि एस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स द प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। एस्ट्रोजन stimulate the proliferation of endometrium। एस्ट्रोजन जो होता है ये स्टिमुलेट करता है किसको? एंडोमेट्रियम के प्रोलिफरेशन के लिए। किसके? ऑफ द यूट्राइन वॉल, of the uterine wall। Estrogen stimulates the proliferation of endometrium of uterine wall। Endometrium becomes thicker। Endometrium becomes thicker। एंडोमेट्रियम जो है वो थिकर होती चली जाती है बाय रैपिड सेल डिवीजन। by rapid cell division। जो सेल का डिवीजन होता है वो बहुत तेजी से होने लगता है। एंड दिस इज accompanied by an increase in uterine gland। This is accompanied by the किसके द्वारा? बाय द इंक्रीज इन यूटेराइन ग्लैंड। और लास्ट स्टेज में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम जो है वो थिकर हो जाएगी। थिकर होती है कैसे? रैपिड डिवीजन करके सेल्स का, यानी सेल्स का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है और इसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम होती है वो स्वेल अप हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है। और इससे यूट्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, ये यूट्राइन ग्लैंड्स इस काम में मदद करती हैं, इसको थिकर होने में, इसके सेल के डिवाइड होने में, इन सब चीजों में ये मदद करती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फॉलिकुलर जो फेज है जो 6 to 13 डेज तक या 14 डेज तक में होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स है। और यही जो है वो एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट होने में मदद करता है। अगला जो फेज हम लोगों को देखना है वो है ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज
ओवुलेटरी फेज क्या होता है? ये वो फेज होता है जिसमें ओवम का फॉर्मेशन होकर के और ओवम रिलीज किया जाता है ओवरी से। तो ये किस दिन होता है? देखो ध्यान रखो कि इस दिन में क्या होता है, LH और FSH अटेन ए पीक टाइम या पीक लेवल। तो बोथ LH and FSH, LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle। और मिडिल ऑफ साइकिल कौन सा होता है? 14th डे, क्योंकि 28 डेज में ये साइकिल क्या करती है? रिपीट करती है। अब क्या होगा? एस्ट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेस, एस्ट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेस। ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो बढ़ने लगता है और रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH, रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, इसका रैपिड सिक्रेशन जो होता है ये इंड्यूस करता है किसको? इंड्यूसेस rupturing the Graafian follicles, and thereby the release of ovum. This thing is happened at the 14th day of menstrual cycle। ये चीज जो होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे होती है। क्या चीज इसमें याद रखने वाली है कि इस दिन जो 14वां दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इस दिन LH और FSH दोनों अपने पीक पर होते हैं और इसी दोनों के पीक पर होने को ही हम लोग क्या कहते हैं? LH सर्ज कहते हैं। तो अभी दोनों पीक लेवल पर होंगे, एस्ट्रोजन जो होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ने लगता है और रैपिड सिक्रेशंस जो है वो LH का वो उसके इंडक्शन से ग्राफियन फॉलिकल्स जो होती है वो रप्चर्ड हो जाती है और जिससे ओवम रिलीज हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है वो केवल 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में ये प्रोसेस पूरा हो जाता है। अब इसके बाद जो लास्ट फेज बचता है जो 15th डे या 16th डे से जो है वो 29th डे तक आता है और इस फेज को ल्यूटियल फेज कहते हैं। ध्यान रखना कि द पीक लेवल ऑफ LH and FSH is called LH surge। जो ये पीक लेवल होता है इसी को LH सर्ज कहते हैं। तो बहुत से बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म LH? तो क्या बताएंगे कि एट द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इट मींस एट द 14th डे द लेवल ऑफ FSH एंड LH आर एट द पीक and this peak level of LH and FSH is known as LH surge। तो अब हम लोग बात करेंगे किस चीज की? ल्यूटियल फेज की। यानी ल्यूटियल फेज क्या होता है और ल्यूटियल फेज में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ल्यूटियल फेज कब अकर होता है? ध्यान रखो ये 15 to 28 डेज तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके 15वें से लेकर के और कौन से दिन तक? 28वें दिन तक के बीच में जितने भी इवेंट्स आते हैं उनको ल्यूटियल फेज कहते हैं। तो जो ल्यूटियल फेज है उसमें क्या क्या होता है? ल्यूटियल फेज क्या चीजें होती हैं ल्यूटियल फेज में? कौन कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो ल्यूटियल फेज में होते हैं? तो सबसे पहली चीज कि it includes
15 to 28 days of menstrual cycle। ये menstrual cycle के 15वें से 28वें दिन तक लिया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है, कॉर्पस ल्यूटियम secretes प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है। तो सबसे पहली चीज ये 15वें से 28वें दिन तक जो साइकिल का फेज होता है उसको ल्यूटियर फेज कहेंगे, और इस फेज में कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निकालता है। एंडोमेट्रियम जो होगी वो क्या हो जाएगी, थिकन्स। एंडोमेट्रियम थिकन्स। एंडोमेट्रियम जो होगी वो स्वेलअप हो जाती है, वो फूल करके मोटी होने लगती है। और ल्यूटियल फेज तब स्टार्ट होता है जब क्या नहीं होगा, स्पर्म की मीटिंग ओवम से नहीं होती। कितनी चीजें क्लियर हो गई। यूटेराइन ग्लैंड्स बिकम सेक्रेटरी। यूटेराइन ग्लैंड्स बिकम सिक्रेटरी। जो यूटेराइन ग्लैंड्स होगी वो सिक्रेशंस अपना बढ़ा देती हैं। तो ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं और एक बार फिर से जो है वो यूट्रस तैयार हो जाता है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। तो अभी इसमें ल्यूटियल फेज में जो ओवम निकला था वो ओवम डिजनरेट हो जाता है और वही पड़ा रहता है, ये निकलता नहीं है। नेक्स्ट 28 डेज के बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो वो डिजनरेट ओवम जो होता है वो ब्लड फ्लो के द्वारा बाहर आ जाता है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अभी हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो इस साइकिल में जो है वो रेगुलेट करते हैं, इस साइकिल को रेगुलेट करते हैं। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होंगे और वो हार्मोन्स एक्चुअल में करते क्या है। तो सबसे पहला हार्मोन जो कि बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है वो है FSH, जिसको फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं, और यही फॉलिकल्स को जो है वो स्टिमुलेट करता है ताकि साइकिल कंटिन्यू हो सके। तो FSH stimulate the ovarian follicles, जो FSH है ये ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस द एस्ट्रोजन, ताकि एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन क्या हो, बढ़ जाए। दूसरा LH स्टिमुलेट्स किस चीज को ये स्टिमुलेट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को। स्टिमुलेट कॉर्पस ल्यूटियम टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करेगा, स्टिमुलेट करता है ताकि प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन हो सके। मेंस्ट्रुअल फेज इज caused by menstrual cycle is caused by increased production of estrogen, यानी एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन आवश्यक होता है, और LH causes ovulation। LH की वजह से जो है वो ओवुलेशन होता है। तो प्रोलिफरेटिव फेज जो होता है, जो प्रोलिफरेटिव यानी फॉलिकुलर फेज जिसको कहते हैं, proliferative phase is caused by
caused by the increase of production of एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन के कारण ही प्रोलिफरेटिव फेज जो होती है वो होती है। सेक्रेटरी फेज इज कॉज्ड बाय इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। सेक्रेटरी फेज is caused by the production of progesterone। जो सेक्रेटरी फेज होती है, सेक्रेटरी फेज जो लास्ट फेज होती है जिसमें सिक्रेशंस क्रिएट होते हैं और यूट्राइन वॉल जो होती है वो फिर से थिकन्स हो जाती है, तो ये सारे फेज जो होते हैं वो प्रोजेस्टेरॉन के प्रोडक्शन के द्वारा रेगुलेटेड किए जाते हैं। तो इस तरह से जो हार्मोनल कंट्रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, सबसे इंपॉर्टेंट है एफएसएच, जो ओवेरियन फॉलिकल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ताकि ये मैच्योर हो सके, और इसके साथ साथ ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं वही एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान रहे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है ताकि ये प्रोजेस्टेरॉन निकाल सके। ये प्रोजेस्टेरॉन निकालते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो किसके द्वारा, एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन के ज्यादा होने की वजह से होती है। अगर एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो घटा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगी वो इर्रेगुलर हो जाएगी, वो 28 डेज पे रिपीट नहीं करती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है वो 14th डे पे इसका लेवल सबसे ऊपर होता है और ये ओवुलेशन को क्रिएट कराता है। यानी 14th डे में जो ओवुलेशन होता है इट इज ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, दैट इज नोन एज एलेस्टर्स। अब प्रोलिफरेटिव फेज जो होता है वो एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन के कारण होता है, यानी फॉलिकुलर फेज जो है वो किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन की वजह से होता है। और सेक्रेटरी फेज जब स्पर्म जो है नहीं मिलता है ओवम से, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो सेक्रेटरी फेज स्टार्ट हो जाता है और ये सेक्रेटरी फेज जो है वो प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा रेगुलेटेड होता है। तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। तो ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ओवम के स्ट्रक्चर के बारे में और फिर देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो ये चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप लोग इन सारी चीजों को तैयार करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चारों फेज जो आज हमने आपको बताया। मैक्सिमम टाइम पे अगर आप बोर्ड के पेपर्स को उठाकर देखें तो मैक्सिमम टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस के बारे में क्वेश्चंस किए जाते हैं, चाहे वो छोटे क्वेश्चंस हो या बड़े क्वेश्चंस हो। और अधिकांश टाइम पे जो है वो ये 5 मार्क्स में यानी लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं कि जो सभी फेजेस हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के उनको एक्सप्लेन करिए। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। सो इट शुड मस्ट बी लर्न बाय यू एंड ऑलवेज रिमेंबर इट। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम और देखेंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे इम्प्लांटेशन होता है। तो इन दो टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इन चीजों को प्रिपेयर करिए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रॉक